डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है दोस्तों, जिससे आप जुड़ चुके हैं और इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का विषय हमारा होने वाला है एक बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर आधी दुनिया से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं और इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। मैं ढूंढ रहे हैं कहता हूं तो इसका मतलब है कि वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, दवा से चलते हैं। वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन का क्या इलाज है? क्योंकि जब मैं MBBS कर रहा था 1970s में, तब भी मरीज़ आते थे, अब भी मरीज़ आते हैं, उतने ही हैं और किसी को रिलीफ नहीं मिला। और वो करते क्या हैं? टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उनके दिमाग में है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा कामयाब हैं, ज़्यादा कारगर हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं करते, तो वो वेरियस किस्म के चूरन खाना शुरू कर देते हैं। और वो चूरन से उनको सुबह मोशन तो आता है, बट पेट ठीक रह नहीं पाता। वो कितना भी कोशिश कर लें, वो चूरन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और यही बात हमारी मॉडर्न मेडिसिन में है। हम पेट ख़राब के लिए अगर सिरप देते हैं जो वो रात को लें, तो उनको उसमें आराम नहीं आता, उसकी आदत पड़ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। और एक सिरप आता है लैक्टुलोज, जो मीठा तो होता है, चीनी नहीं होती, वो पेट में जाकर फ्लूइड इकट्ठा करता है, जो सबसे कॉमनली दिया जाता है, अलग अलग ट्रेड नेम से आता है। वो लेने से आराम तो आता है, लेकिन पेट में गुड़गुड़ होती है। वो सिर्फ लक्षण ठीक करता है, बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करता। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी पाचन क्रिया को ठीक कैसे करें कि हमारी कब्ज़ ठीक हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये पूरे लिटरेचर में, यूट्यूब पर, किताबों में उस तरीके से नहीं दिया गया जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। इसलिए आप बोर नहीं होना, इसको एंड तक देखना और इसके ऊपर अपने कमेंट ज़रूर करना। इससे अगर आप ये पद्धति अपनाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं, और अगर होती भी है तो मैं आपको आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा, मॉडर्न मेडिसिन का होते हुए भी, कि आपको फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो MBBS नहीं करते और उनको पहले से ही पॉस्चरिंग होती है कि वो लोग बेकार हैं। और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर जो हैं उनको अपने ही काम से फुर्सत नहीं, और उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो पता नहीं उन पर ट्रायल हुए नहीं हुए, वो ठीक हैं कि नहीं, और उसका प्रयोग नहीं करते। ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये दोनों को एमलगमेट कर रही है। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले हाजमा क्या होता है और कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें अपनी आंत की संरचना समझनी होगी। हमारी इंटेस्टीन एक किस्म से स्किन है। बाहर की स्किन तो एटमॉस्फेयर के बाहर है, यहाँ की स्किन जो हमारे मुंह से लेके नीचे गुदादार तक की स्किन है, जो आंत की इंटरनल लाइनिंग है, वो भी एनवायरनमेंट से लड़ती है या एनवायरनमेंट से लड़के शरीर का काम करती है, जैसे हमारी ऊपरी स्किन करती है। अब ये स्किन हमारे मुंह से लेके नीचे गुदादार तक जाती है, लेकिन हर जगह का काम अलग है। फूड पाइप का काम अलग है, पेट का काम अलग है, छोटी आंत का काम अलग है, बड़ी आंत का काम अलग है। फिर वो मल बनकर लैट्रिन बन के नीचे निकलती है। और इस पूरे प्रोसेस में कई वाल्व यूज़ होते हैं। आपने ठीक सुना, कई वाल्व यूज़ होते हैं। जिस तरीके से अगर आप अपने कार के टायर में पंचर में हवा भरते हैं, पंचर ठीक कराने के बाद हवा वापस नहीं आती क्योंकि वाल्व होता है, इसी तरह हमारे शरीर में वाल्व होते हैं। अगर ये वाल्व ना होते तो अगर आप शीर्षासन करते, उल्टा करते, अपने सिर को करते, तो सारा खाना बाहर आ जाता। अगर वाल्व नहीं होता तो आपके पेट में जो बड़ी आंत काम करती, लगातार लैट्रिन आती रहती। उन लोगों से पूछे जिनका कोलोनोस्कोपी होने के बाद कोलोस्टमी बैग लगा है कैंसर की वजह से, उनका एक बैग लगा रहता है हमेशा, जिससे लैट्रिन आती रहती है, क्योंकि वो वाल्व काम करना बंद कर चुका होता है। तो ये वाल्व कहाँ कहाँ होते हैं? फूड पाइप के बिगनिंग में ईजोफेजियल वाल्व होता है अपर, फिर लोअर ईजोफेजियल वाल्व होता है जिसको LES कहते हैं, जो ईजोफेगस फूड पाइप और स्टमक को ज्वाइन करता है। फिर स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में वाल्व होता है जिसको हम गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन कहते हैं। फिर जब छोटी आंत बड़ी आंत में मिलती है तो आइलोसिकल जंक्शन पर वाल्व होता है। फिर अंत में एनस पे वाल्व होता है, जिससे कि लैट्रिन निकलती है। अगर हाजमा ठीक ना हो और इस पूरे प्रोसेस में अगर गैस्ट्रो ईजोफेजियल जंक्शन वाल्व में, जो दूसरा वाल्व है गैस्ट्रोड्यूडेनल वाल्व में, आइलोसिकल जंक्शन वाल्व में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि मोशन नीचे नहीं जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको पूरे तरीके से समझती नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो फिर भी समझती है, नेचर क्योर वाले इसको बेस्ट समझते हैं
क्योंकि अगर एक वाल्व भी डिफेक्टिव है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, बैक प्रेशर पड़ेगा। जैसे आप इंडिया से अमेरिका बाय एयर जा रहे हैं, फ्लाइट दुबई पर रुकती है, अगर दुबई में कंजेशन है तो आप फास्ट फ्लाइट दुबई से आगे अमेरिका की ले भी लें, प्रॉब्लम तो दुबई में है। आप दिल्ली से दुबई पहुंच जाएंगे, दुबई से अमेरिका में दिक्कत आएगी क्योंकि प्रॉब्लम दुबई में है, वो वाल्व है हमारे एयर टिकट का। सिमिलरली कहाँ पर वाल्व का डिफेक्ट है उससे हमारे को प्रॉब्लम आएगी और उसको हमें सोल्यूशन देना है। तो ये तो मैं बेसिक बात आपको समझाना चाहता था। उसमें हमारे को आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचर क्योर और मॉडर्न मेडिसिन का मिक्सचर लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी रिसर्च मॉडर्न मेडिसिन में हुई है उतनी रिसर्च आयुर्वेद में नहीं हुई, नेचर क्योर में तो बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन तीनों पद्धतियां अपनी अपनी बात करती हैं। मैंने तीनों को मिला के करने की आपसे बात की, जैसे आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो इस सब के लिए एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये सारे सिस्टम इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे खाना हमारे पेट में जाकर ड्यूडेनम में जाता है तो पेट में नीचे वाले हिस्से में गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जिसका काम एसिड को देखते हुए ईजोफेगस और स्टमक के वाल्व को टाइट करना होता है, और जो एसिड नीचे जाता है इसका काम होता है गंदे बैक्टीरिया को मारते जाना और हाजमे में हेल्प करना। अगर हम एसिड कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे सारा सिस्टम टॉपसी टर्वी हो जाएगा। जिस वाल्व को टाइट होना था वो लूज हो जाएगा, हाजमा ठीक होना था वो नहीं होगा। फिर एक और कंसेप्ट ज़रूरी समझना होता है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स। जो हमारी आंत होती है ये स्टैटिक कोई पानी देने वाली पीवीसी ट्यूब नहीं है, ये एक केंचुए की तरह सिकुड़ती और इस तरीके से चलती है। आपने केंचुए की मूवमेंट देखी होगी, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो ये आंत का एक्शन जो माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1.5 घंटे में होता है। हर 1.5 घंटे में ये आंत मुड़ती है और मोशन को नीचे डालती है। अगर माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स ठीक नहीं है तो आप ये चूरन देकर, ये लैक्टोलेज देकर, ये बाकी दवाइयाँ देकर ट्रेड में मैं लेना नहीं चाहूँगा, आप पर्पस तो ठीक नहीं कर रहे। तो आपको करना क्या है? अब अगर आपको मेरी बात से कन्विंस्ड है तो आगे देखिए, वरना आप और बड़े काम है आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय में अगर आप ये पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जीवन बदल जाएगा, आपके शरीर में कमज़ोरी रहनी बदल जाएगी। क्योंकि हाजमा, जैसे कहते हैं आयुर्वेद वाले, हमारे शरीर का मेन है जिससे कि हमारे को न्यूट्रिशन तो रहता ही, हमारा मन शांत रहता है, हमारी तबीयत ठीक रहती है। आप उस पेशेंट से पूछिए जिसकी आँख चल नहीं रही, जो सर्जिकल केस है, जिसको पैरालिटिक आइलियस कहते हैं, कि उसका क्या हाल होता है। हमारे को रूटीन में पता ही नहीं लगता कि हमारा पेट ठीक है और कैसे चल रहा है, क्योंकि हम इसको माँ बाप की तरह टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अब आते हैं हम अपने विषय पर कि हम क्या करें कि हमारा हाजमा ठीक रहे और कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। अगर हम ये सब चीज़ों पे मास्टर कर लेंगे तो हमारा पेट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं से पहले हम बात करते हैं कि कब्ज़ ना हो जाए उसके लिए हम क्या ना खाएं। ये जो दवाइयाँ आती हैं, पेंटाप्रोजोल, लेविप्रोजोल, लेंजोप्रोजोल, ओमिप्राजोल, जो हम एसिडिटी के लिए देते हैं, और कई लोग इसको बी कॉम्प्लेक्स की तरह बिना मतलब के, बिना यूज़ के एक आदत की तरह खाते रहते हैं, ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये भी हमारी पाचन क्रिया के साथ एबनॉर्मल एक्ट करती हैं। और हमें प्रोसेस फूड नहीं खाना। प्रोसेस फूड का मतलब ये है कि जो बाज़ार से डिब्बा बंद फूड मिलता है, आप देखेंगे कि इसमें लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से 2023 और डेट ऑफ एक्सपायरी 2026, यानी कि 3 साल तक ये जो कुक्ड फूड है आप खा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? जब इसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने से रोकते हैं। और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने वाले बैक्टीरिया क्या आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को तो नुकसान नहीं करेंगे? ये एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2 बूंद फॉर्मेलिन भी अगर हम दूध में डाल देते हैं तो वो दूध सड़ता नहीं है और वो दूध फर्मेंट नहीं होता, और कई बार गलत तरीके से इस तरह डाल के इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये एक नॉन एडल्ट्रेंट है दूध के लिए। और यही फॉर्मेलिन अगर मिनिमम मात्रा में खाने में मिला दिया जाए तो ये खाने को फर्मेंट नहीं होने देता। और इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिजर्वेटिव हैं वो फॉर्मेलिन टाइप के होते हैं, चाहे फॉर्मेलिन ना होते हों, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान कर सकते हैं। इसका प्रोटोटाइप मैं फॉर्मेलिन लेके चलता हूँ।
फॉर्मेलिन एक फॉर्मेल्डिहाइड है जो मिलके पानी में फॉर्मेलिन बनता है। और जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जब तक उसका हम पोस्टमार्टम ना कर लें, या जिसको अगर हम उसको एकदम क्रिमेशन नहीं करना चाहते, जैसे कोई मॉर्चरी में पड़ा है और उसके रिलेशन अमेरिका में और इंडिया आ रहे हैं, तो हम उसको फॉर्मेलिन दे के उसकी बॉडी सड़े नहीं, ये हम करते हैं फॉर्मेलिन काम में लाने के लिए। और यही फॉर्मेलिन अगर हम उपयोग करते हैं कुछ बूंदे भी डालकर खाने में, तो खाना नहीं सड़ेगा, लेकिन ये आपकी बॉडी को कितना नुकसान कर सकता है, ये एक ज़रूरी सवाल है। और अगर फॉर्मेलिन प्रोटोटाइप है तो बाकी प्रिजर्वेटिव भी नुकसान करते होंगे, ये मेरा आपको कहना है। तो इसलिए नेचर क्योर वाले जो कहते हैं कि फ्रेश फूड, फ्रेशली कुक्ड फूड खाओ, आप ऑर्गेनिक फूड खरीदो, उसको घर में ही कुक करो, एक पौष्टिक तरीके से कुक करो। आप वीडियोस देख लेना उसके ऊपर, और फिर वो वाला खाना अगर आप खाएंगे और बनने के विदिन 4-5 आवर्स ही उसको कंज्यूम करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उम्र के साथ एज पर नेचर क्योर मंदाग्नि जागृत होती है। अब मंदाग्नि जो मैं समझ पाया, एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर, मंद अग्नि यानी कि डिक्रीज्ड अग्नि, अग्नि को अगर आप एसिडिटी लो तो ये बिल्कुल ही सच बैठता है, ठीक बैठता है हमारे अपने थ्योरी के हिसाब से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एसिड प्रोडक्शन कम होती है, और एसिड प्रोडक्शन कम होती है जैसे ऊपर का ईजोफेजो गैस्ट्रिक वॉल जो है खुल जाता है, एलियस स्फिंक्टर खुल जाता है, एसिड छाती में चढ़ता है चाहे कम हो। अगर एसिडिटी के सिम्टम देता है, आप उसमें पेंटापोजोल वगैरह लेते हैं, एसिडिटी सिम्टम कम हो जाते हैं बिकॉज एसिड प्रोडक्शन कम हो गई, लेकिन वॉल तो खुला रहता है। तो इसलिए पेशेंट को बेशक सिम्टम में रिलीफ आता है, लेकिन तकलीफ में रिलीफ नहीं आता, तकलीफ बढ़ती जाती है। एसिड प्रोडक्शन कम होने से क्या नुकसान होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक pH 0.8 से 2.5 तक का एसिड का पेट में ज़रूरी है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी तो पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स का डाइजेशन ठीक नहीं होगा, प्रोटीन्स का डाइजेशन ठीक ना होने से जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स हैं वो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट नहीं होंगे, और यही जब हमारे ड्यूडेनम में जाएंगे तो वहाँ ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, उसका काम होता है कि पेप्सिन डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को और छोटा करना, तो वो और छोटे उनको अमीनो एसिड में नहीं कर पाता, तो ना पेप्सिन काम आ पाता है ना ट्रिप्सिन काम आ पाता है, और डाइजेशन और ख़राब हो जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि सारा खेल इन वेल्व्स का है। जो लोअर ईजोफेजियल स्फिंक्टर का वेल्व है वो टाइट करने के लिए पेट में एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार स्टडीज़ में पाया गया है। जब ये एसिड पहुंचता है हमारे लोअर स्टमक के एरिया में, वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन के 2 काम होते हैं, एक तो ये एलियस स्फिंक्टर को टाइट करता है, दूसरा काइम को जो खाने का अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और एसिड का बनता है उसको इंटेस्टाइन में रिलीज कराता है। अगर एसिड कम बनेगा तो गैस्ट्रिन काम नहीं कर पाएगा, गैस्ट्रिन काम नहीं कर पाएगा तो ऊपर का वेल्व एलियस वेल्व टाइटली बंद नहीं होगा, रिफ्लक्स GERD और बढ़ेगा, और जब ऐसे नीचे हमारे ड्यूडेनम छोटी आंत में जाएगा तो ये अनवांटेड बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। अनवांटेड बैक्टीरिया मरेंगे नहीं तो सीबो की कंडीशन स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने का क्या नुकसान होगा, हमारे इंटेस्टीन में स्मॉल इंटेस्टीन में गैस बनेगी, मीथेन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। मीथेन गैस जो होती है वो कॉन्स्टिपेटिंग होती है, जो दूसरी गैस होती है वो लूज मोशन कर सकती है, और अगर गैस बड़ी आंत में बन रही है तो एनस से निकलती रहती है जिसको आप फार्ट बुलाते हैं। लेकिन अगर ऊपर भी ओपनिंग बंद है नीचे भी बंद है, गैस बन रही है, तो क्या है, पेट में ब्लोटिंग होगी, डिफिकल्टी होगी, गुड़गुड़ होगी और आपका लाइफ मिजरेबल लगेगी। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसमें एक टर्मिनोलॉजी जो मॉडर्न मेडिसिन में इतनी यूज़ नहीं होती भी है तो उसको इंक्रीज इंटेस्टिनल परमेबिलिटी कहकर यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी गूगल में देख लेना लीकी गट कहते हैं। वहाँ से एंटीजन्स जो हैं वो रिलीज़ होकर हमारे एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सिस्टम में जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू होते हैं, एलर्जिक कंडीशन शुरू होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज शुरू होती हैं। तो केवल एक एसिडिटी को कुदरती ना बनने से जो कम हो रहा है, अगर आप और कम कर देते हैं तो आप सीबो जैसे सिम्टम्स
स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के सिम्टम, जिससे मरीज़ के मुंह से बदबू आने लगती है, क्योंकि यही गैसेस उनके ब्लड में अब्जॉर्ब होकर मुंह से निकलती हैं, सांस से निकलती हैं, और पेट डिस्टर्ब होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से डिप्रेशन और बाकी सब बीमारियां आती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा माइक्रोबायोटा कहलाता है। और ये माइक्रोबायोटा जो हैं, अगर ये हमारे प्रॉपर नहीं होंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते और डायबिटीज़ और बाकी बीमारियां पैदा करती हैं। और सारा खेल इन वेल्व्स के ओपन और बंद होने का है। अगर सीबो है तो हमारे इंटेस्टाइन का जो डिफेक्ट आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सीकम में खुलने का, आइलोसीकल जंक्शन का, तो अगर आप पेशेंट को ये लैक्टुलोज वगैरह देंगे तो ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये था कि आप पेंटोप्राजोल जैसी चीज़ें मत लें, आप एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाएं, इंटेस्टाइन में एसिड की प्रोडक्शन बढ़ाएं और एसिड कंटेनिंग नेचुरल चीज़ें लें। अब नेचुरल चीज़ें क्या हैं? एक तो है एप्पल सीडर विनेगर, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, एक पूरी वीडियो इस पर बनाऊंगा। 15 ml एप्पल सीडर विनेगर अगर आप बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर एक गिलास पानी के साथ आधा घंटा खाना खाने से या 10 मिनट पहले ले लें और फिर आप खाना खाएं, तो आप नोट करेंगे कि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपके सिम्टम ठीक होने शुरू हो जाएंगे और डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे आप क्या कर सकते हैं, कई लोगों को एप्पल सीडर विनेगर मैंने कहा दे लें तो वो नेट पढ़ कर आते हैं, वो कहते हैं इससे दांत खराब हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आप स्ट्रॉ के साथ ले लो। फिर उनको होता है मेरे गले में लगता है, तो एप्पल सीडर विनेगर की गमीज़ आती हैं जो इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं मिलती हैं, एब्रॉड से लेनी पड़ती हैं। इंडिया में इसके सिरप्स आते हैं, जो विनेगर के सिरप बुला रहा हूँ, जो सिरका आते हैं। और उसके बाद आप नेचुरल एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अब नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या क्या है? अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आइटम आया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, हल्दी। हल्दी एक बड़ा ही अच्छा हमारा भारतीय एंटीबायोटिक है, जो आप कच्ची हल्दी को दूध में मिला के ले सकते हैं, कपड़ छान करके रोज आधा कप पी सकते हैं। फिर आप अपने खाने की टेबल पर आप नींबू एक पूरा रख लीजिए, उसको अच्छी तरह सब्जी, अगर आप एप्पल सीडर विनेगर नहीं ले रहे तो मैं बात करूं, अच्छी तरह 1 या 2 नींबू निचोड़ कर, अगर आप किडनी पेशेंट है तो बात और है, फिर आप अपना पोटेशियम जरूर चेक करा लेना। दिन में 3 बार ले लीजिए, 3 नींबू मेरे हिसाब से काफ़ी रहेंगे। फिर अदरक के छोटे छोटे पीस काट लो, उसको सिरका में डाल के अपनी टेबल पर रख लो। जैसे आप अचार खाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा आप ये खाते रहें। अचार के नाम से मुझे याद आया, अचार हो गया, कांजी हो गया, ये बहुत अच्छे हमारे देसी एंटीबायोटिक्स है, जिसके खाने से हमारे पेट में प्रोबायोटिक रिलीज होते हैं और एंटीबायोटिक ख़त्म होते जाते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप प्रोबायोटिक दही बाहर से लेते हैं, अगर आप अचार बाहर से लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए कमर्शियली जो मार्केटिंग कंपनियां उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दी हों, जो आपके घर के बने अचार में नहीं होते। तो मेरा सजेशन ये है कि घर का बना अचार, कांजी, घर की दही, ये आप खाएं। बाज़ार से टेस्टी लगने वाली दही वगैरह मत खाएं, तभी खाएं अगर आप उसके पैकेज पे आप देख लें कहीं ये नहीं लिखा कि ये प्रिजर्वेटिव मिक्स्ड चीज़ है। तो आपको मैंने एक तो बता दिया कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं खाएं। एक है नेचुरल एंटीबायोटिक्स लें जो घर के हैं, जैसे हल्दी हो गया, अचार हो गया, इस तरह की चीज़ें। और एक मैंने आपको बताया कि आप अपने हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का क्या मतलब है कि आप अपनी आंत को रेस्ट दीजिए। ये हमारे देश में लेडीज़ तो मुद्दतों से, सदियों से करती आ रही हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को जो कि मंडे का उपवास तो रखते हैं शिव जी के लिए, वीरवार का उपवास फिर साईं बाबा के लिए रखते हैं, कई लोग संडे का, ये संतोषी माँ का शुक्रवार को व्रत रखते हैं। तो ये व्रत रखने का फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के बैड बैक्टीरिया हैं जो फ्लरिश करते हैं अनवांटेड बेकार के फूड पर टेस्टी, वो अपने आप स्टार्व होकर ख़त्म हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक किस्म से फास्टिंग का रूप है। फास्टिंग करना, पूरी फास्टिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेस्ट ये रहेगा कि आप रात को 8 बजे तक खा लें या से 7 बजे तक खा लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, और सुबह आप कोशिश करें
कि 11 बजे तक कुछ ना खाएं और 11 बजे से लेकर 8 बजे तक खा लें। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन का नेचुरल माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है वो मूव करेगा और नेचुरल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी, जो बैक्टीरिया को जो ख़राब है ख़त्म कर चुका है और बाकी मोशन जो बना है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ले जाकर आइलियोसाइकल जंक्शन को खोलकर उस मोशन को आपके लार्ज इंटेस्टीन में डाल सके। तो बेसिकली मेरा आज का कंसेप्ट ये था कि जो कॉन्स्टिपेशन के लिए आर्टिफिशियल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं उनका प्रयोग ना करके अगर आप खाने पीने को प्रैक्टिकल तरीके से इसी तरीके को करके देखें तो आप नोट करेंगे कि आपका पेट थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। एक और बात, आप खाने को बहुत चबा कर खाएं ताकि ये काफ़ी हद तक डाइजेशन आपके मुंह में हो चुका हो, क्योंकि सेलिब्री लाइपेज और एमिलेज बनते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में आपके पेट में जाएं और जल्दी ही आपके ड्यूडेनम में जाएं। और दूसरा जो है, पानी खूब पीजिए। अगर आप अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखोगे तो कॉन्स्टिपेशन वैसे ही कम होएगी। अब इसके अंदर कई चीज़ें हैं, क्या खाएं, कितना खाएं, जैसे प्रोटीन्स कितनी लें, इसके ऊपर मैं फिर बात करूंगा। आज का मेरा बेसिक मकसद ये था आपको बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग के बारे में समझाना, वेल्व्स के बारे में बताना और ये कन्विंस करना कि आर्टिफिशियल कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाले एजेंट आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप एक नॉर्मल पद्धति अपनाएंगे और वॉक करेंगे और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन अपने आप नोट करेंगे 15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इनको आजमा कर देखिए और अपना रिस्पांस क्या होता है 1 महीने बाद वो मेरे को कमेंट में लिख के दे देना। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।